अस्सलाम वालेकुम। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं चच्ची के घर में रहती थी। चच्ची खूब जुल्म करती। मुझे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास होता, जैसे कि कोई मेरे पास है। मुझे वो नजर न आता। कभी मुझे खुशबू आती तो कभी बदबू आती। फिर एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। जब दाई को बुलाया तो पता चला कि मैं हामला हूँ। मैं शादी के बगैर ही माँ बनने वाली थी। ये बात सुनकर मेरी चच्ची ने मुझे धक्के दे के घर से निकाल दिया। लेकिन मैं बिल्कुल भी परेशान न हुई, क्योंकि मैं जानती थी कि इस बच्चे का बाप एक इंसान नहीं बल्कि एक नासरा के माँ बाप बचपन में ही वफात पा गए थे। नासरा सिर्फ 5 साल की थी जब एक एक्सीडेंट पे उनकी वफात हो गई। नासरा की माँ एक बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक रखती थी, जबकि नासरा का अबू काफी अमीर था। नासरा के माँ बाप ने जब पसंद की शादी की तो नासरा के दादी दादा ने उसके बाप को घर से निकाल दिया कि आज से हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो एक कच्ची आबादी के करीब एक किराए के घर में रहने लगे। नासरा का अब्बू अभी कोई काम नहीं करता था कि वो कुछ कमा सके और अपनी बीवी का खर्चा उठा सके, और घर का किराया भी तो देना होता था। ऐसे में उसके बड़े भाई ने उसका बहुत साथ दिया। वो उसका बहुत ख्याल रखते। वो माँ बाप को ना बताते और अपने भाई की छुप कर मदद करते। उसको पैसे वगैरह देते रहते और उसके घर का किराया भी देते। फिर नासरा के अब्बू ने एक फैक्ट्री में मुलाजमत शुरू कर दी, क्योंकि उसकी अभी तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई थी जो उसको बहुत अच्छी जॉब मिलती। एक एफए पढ़े लड़के को इतनी ही नौकरी मिल सकती थी जितनी कि उसे मिल गई थी। वो सारा दिन फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करता ताकि अपनी बीवी का खर्चा उठा सके, क्योंकि वो भाई से लेना मायूब समझता था। क्योंकि अगर उसके माँ बाप को पता चल जाता कि वो हमारे बड़े बेटे से पैसे ले रहा है तो वो इसको बहुत बातें सुनाते। क्योंकि नासरा के दादा ने अपने बेटे से साफ कह दिया था कि आज के बाद तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं, और जो तुमसे ताल्लुक रखेगा हम उसको भी छोड़ देंगे। नासरा के बाप ने खुद मेहनत करना शुरू कर दी और अपने भाई से कहा कि आपकी बहुत मेहरबानी, आपने हमारा बहुत साथ दिया, लेकिन अब मेरे पास इतने पैसे महीने के होते हैं कि मैं अपने घर के खर्चे उठा सकूं। उसके भाई ने कहा कि जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मेरे पास आ जाना। यूं नासरा का बाप अपने घरेलू अखराजात पूरे करने के काबिल हो गया। नासरा की माँ तो पहले ही गरीब घर से ताल्लुक रखती थी। वो तो ऐसी जिंदगी की आदी थी, लेकिन उसका बाप जो काफी अमीर था उसने ऐसी जिंदगी कभी गुजारी न थी, इसलिए उसको बहुत मुश्किल होती। जब वो फटे कपड़े और पुराने जूते पहन के फैक्ट्री जाता तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती। उसकी तनख्वाह इतनी न थी कि वो अच्छे कपड़े पहन सके या अपनी बीवी को अच्छे कपड़े पहना सके। इस तरह नासरा की माँ ने घर में सिलाई कपड़े करना शुरू कर दिए। इस तरह कच्ची आबादी की औरतें आती और अपने कपड़े उससे सिलाई करवाती, लेकिन वहाँ सभी लोग बहुत गरीब थे, इसलिए वो इतनी सिलाई नहीं दिया करते थे, जिससे उसकी माँ बहुत मुश्किल से कुछ ही पैसे जोड़ पाती और घर के खर्चों में अपने शौहर की मदद करती। उनकी शादी के 1 साल बाद ही नासरा पैदा हुई तो जैसे उनका घर मुकम्मल हो गया। वो दोनों मियाँ बीवी नासरा को देख देख के बहुत खुश होते। नासरा अगर थोड़ा सा भी रोती तो उसका बाप परेशान हो जाता और अपनी बीवी से कहता कि देखो, कपड़े सिलाई करना छोड़ दो, बस मेरी बेटी का ख्याल रखा करो, इसकी आंख में आंसू ना आए। नासरा की माँ उसके बाप का इतना प्यार देख के बहुत खुश होती और कहती कि आप परेशान ना हो, मैं कपड़े सिलाई करने के साथ साथ इसका बहुत ख्याल रखती हूँ। जब ये सो जाती है तभी मैं कपड़े सीती हूँ, बाकी सारा वक्त इसके मैं पास ही होती हूँ। उसका बाप फिर भी कहता कि मुझे अपनी बेटी की बहुत टेंशन रहती है कि ऐसा ना हो तुम कपड़े सिलाई करती रहो और मेरी बेटी रोती रहे। उसकी माँ मुस्कुरा कर कहती, ये सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी बेटी है। इस तरह उनका घर एक छोटी सी जन्नत बन गया, जहां वो दोनों मियाँ बीवी मेहनत करके अपने घर का खर्चा चलाते। और इस घर को मुकम्मल करने वाली थी नासरा, जिसको उसके माँ बाप बेइंतहा प्यार करते। नासरा के माँ बाप की दिन रात मेहनत की वजह से अब उनके घरेलू हालात काफी बेहतर होने लगे। अब वो अच्छे अच्छे कपड़े भी बनाने लगे। इसके अलावा नासरा के लिए खूब खिलौने और खाने पीने की चीजें भी लाते, जिससे नासरा बहुत खुश होती। नासरा अब 3 साल की हो चुकी थी। नासरा की जब बर्थडे थी तो नासरा ने बहुत इसरार किया कि मुझे पार्क जाना है। उसके बाबा ने कहा कि ठीक है, हम संडे को जाएंगे, लेकिन वो जिद करने लगी मुझे आज ही जाना है। उसके बाबा और मामा उसे तैयार करके पार्क में ले गए, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे तो उसके दादी दादा भी वहां वॉक करने आए हुए थे। जब पास से गुजरते हुए उनकी नजर नासरा और उनके माँ बाप पर पड़ी
तो उन्होंने उनको कोई तवज्जो न दी और नफरत से मुंह फेर लिया। नासरा के बाप को इस बात का इतना शदीद दुख हुआ कि ये मेरे माँ बाप हैं और मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। क्या मैं इनकी सगी औलाद नहीं? और ये मेरी बेटी जो मेरा खून है, इसको देखकर भी उनका दिल नरम नहीं पड़ा। उन्होंने एक नज़र नासरा को देखा तो जरूर, लेकिन उनकी नज़र में नफरत थी। नासरा की दादी अपने बेटे को देख के 1 मिनट के लिए उसकी तरफ लपकी, लेकिन उसके दादा ने फौरन उनका हाथ पकड़ लिया और उनको लेके आगे चले गए। नासरा का बाप बहुत दुखी हो गया और अपनी बीवी से कहता कि फौरन से यहाँ से चलो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसकी बीवी ने कहा कि आप परेशान क्यों होते हैं, एक न एक दिन वो आपसे राजी हो जाएंगे और फिर से मिलने लगेंगे। लेकिन उसके बाप ने कुछ ना कहा और सख्ती से मुट्ठियां भींचते हुए बोला, मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी, बस यहाँ से चलो। वो दोनों नासरा को लेके फौरन घर वापस आ गए। नासरा भी परेशान थी कि मुझे झूले न लेने दिए और वो जिद भी कर रही थी, लेकिन उसके बाप ने पहली बार जिंदगी में उसे डांटा और चुप रहने को कहा। नासरा को कुछ समझ न आई कि उसके बाप ने उससे जोर से बात क्यों की है। वो जोर जोर से रोने लगी तो उसकी माँ उसको अपने सीने से लगाती बोली कि चुप कर जाओ, तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं। वो बेचारी रोती रोती वहीं पर सो गई। उसके वो बाप ने वो सारी रात जाग कर गुजारी, क्योंकि उसे अपने बाप की नफरत भरी आंखें बार बार याद आ रही थीं कि उसकी इतनी प्यारी बेटी को उन्होंने कितनी नफरत और हकारत से देखा। क्या ये उनका खून नहीं? यही बात सोचते सोचते उसको बुखार हो गया और सुबह वो फैक्ट्री में न जा सका। नासरा की माँ बहुत परेशान हो गई। उनकी कच्ची आबादी में एक डॉक्टर बैठता था, उससे दवाई लाकर नासरा के बाप को दी, लेकिन उसका बुखार कम होने की बजाय बढ़ता चला गया और पूरा 1 हफ्ता गुजर गया। उसका बुखार कम होने का नाम न ले रहा था। वो काफी ज्यादा कमजोर भी हो गए थे। नासरा की माँ बहुत परेशान होती। तभी डॉक्टर ने बताया कि इनको टाइफाइड है और दवाई लिख कर दी जो काफी महंगी थी। नासरा की माँ ने अपनी मोहल्ले की एक सहेली से पैसे उधार लिए और वो दवाई लेकर आई। नासरा के बाप ने वो 1 हफ्ता दवाई खाई तो वो काफी बेहतर हो गए और दोबारा से फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया। 15 दिन जो उन्होंने घर में गुजारे तो घर में फाकों जैसी नौबत आ गई थी, क्योंकि घर में सारे पैसे खत्म हो चुके थे और नासरा की माँ भी सिलाई के काम ना कर पाती और सारा दिन अपने शौहर की तीमारदारी और बेटी की देखभाल में लगी रहती। यूं उनके घर के हालात मजीद खराब हो गए। जब नासरा के बाप ने दोबारा फैक्ट्री जाना शुरू किया तो मालिक ने खूब बातें सुनाई कि छुट्टियां क्यों की। नासरा के बाप ने सारे हालात भी बताए, लेकिन वो माने ना और उसे नौकरी से निकाल दिया। नासरा का बाप परेशान हाल वापस आ रहा था कि अचानक परेशानी में उसे तेज रफ्तार ट्रक आता दिखाई न दिया और ट्रक से उसका तसादम हो गया और मौका पर ही नासरा के बाप का इंतकाल हो गया। जब ये खबर नासरा की माँ तक पहुंची तो वो गम से पागल हो गई। उसे जैसे सकता हो गया था, ना वो रोई और ना ही चीखी चलाई। जब ये खबर नासरा के ददियाल वालों को पहुंची तो वो फौरन आए और अपने बेटे की डेड बॉडी को अपने घर ले गए। साथ नासरा की माँ और नासरा भी चले गए। वहां पर जाकर उसके बाप को गुस्ल देकर दफना दिया गया और नासरा और उसकी माँ इस भरी दुनिया में अकेले रह गए। उसके ददियाल वालों ने उनको घर पर रख तो लिया, लेकिन उनका रवैया इतना हित्ता कमीज और नफरत वाला था कि नासरा को समझ न आती। नासरा तब 5 साल की हो चुकी थी, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे बहुत मोहब्बत से पाला था। लेकिन अब जब सबकी तरफ से नफरत देखती तो वो परेशान हो जाती कि ये सब क्या हो रहा है और हर वक्त पापा पापा पुकारती रहती। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी है। उसकी माँ ना कुछ बोलती और ना ही कुछ खाती पीती। एक दिन उसके दादा ने कहा कि ये पागल है, इसे पागल खाने जमा करवा दो। एक दिन उसके ताया और चचा गए और उसकी माँ को पागल खाने छोड़ आए। नासरा बहुत रोई चीखी चलाई कि मैंने मामा के साथ जाना है, लेकिन उसके दादा ने अपनी छोटी बहू को बुला के कहा कि आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसकी छोटी बहू अपने ससुर के सामने चुप तो कर गई, लेकिन वो नासरा को रखने को बिल्कुल भी तैयार न थी। बड़े ताया की बीवी का कुछ ही अरसा पहले इंतकाल हो गया था, इसलिए वो इसको रखने के काबिल न थे। जबकि छोटी चची के अपने भी 2 बच्चे थे, इसलिए वो नासरा पर जरा भी तवज्जो न देती। दादी अपने बेटे के गम में बहुत ही कमजोर और लागर हो गई थीं और बिस्तर पर जा लगी। बेशक उनका बेटा उनके पास न रहता था, लेकिन वो आखिर माँ थी। वो अपने बेटे को याद कर करके हर वक्त रोती रहती। इस तरह वो बहुत ही लागिर और कमजोर हो गई थी और नासरा की जिम्मेदारी न उठा सकती थी।
छोटी चच्ची ने नासरा को रख तो लिया, लेकिन वो दिल में बहुत कुढ़ती कि ये क्या मुसीबत गले पड़ गई है, और इसका बरमला इजहार नासरा के सामने भी करती। लेकिन नासरा को कुछ खबर ना होती कि वो क्या कहती है, क्योंकि नासरा अभी बहुत छोटी थी। वो अभी नफरत और प्यार इन दोनों चीजों का फर्क नहीं समझती थी। उसको बस इतना पता था कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं रहा, और ये सब लोग पता नहीं कौन हैं जिनके पास वो अब रहने लगी है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसे इस बात का शऊर आता गया कि वो कौन है और कहाँ रहती है, और उसके साथ क्या सितम ज़रीफ़ी हुई है। फिर एक दिन पागल खाने से इत्तला आई कि उसकी माँ का वहीं पर इंतकाल हो गया है। ये खबर नासरा पर बिजली की तरह गिरी, क्योंकि नासरा अब 10 साल की हो गई थी। वो अक्सर अपने ताया के साथ अपनी माँ से मिलने भी जाती थी, लेकिन वो माँ कुछ न बोलती और चुपचाप बस नासरा को तकते रहती। नासरा अब बहुत ज्यादा दुखी और परेशान रहने लगी, लेकिन किसी ने उसकी दिलजोई न की। सब उसको नफरत से देखते और उसे मनहूस कह के पुकारते। उसके दादा तो उससे बात करना भी गवारा न करते, और उसकी चच्ची उससे अपने घर के सारे छोटे छोटे काम करवाती और अपने बच्चों के नखरे उठाती। उसको खाना भी बचा कुचा देती और अपनी बेटी के पुराने कपड़े उसे दे दिया करती। यूं नासरा बेचारी की जिंदगी गुजरने लगी। वो बच्ची जो कि फूलों की तरह पैदा हुई, और उसके माँ बाप ने उसके खूब नाज नखरे उठाए, लेकिन आज वो भरी दुनिया में अकेली हो गई थी। कोई उसके दुख सुनने वाला ना था, कोई उसको प्यार करने वाला ना था। वो अपने ददियाल में होते हुए भी लावारिसों की तरह जिंदगी गुजार रही थी। उसके ताया अबू कभी कभी उससे प्यार से बात कर लेते, क्योंकि वो नासरा के लिए दिल में नरम गोशा रखते थे, लेकिन वो भी अपने बाप से छुपके, क्योंकि उसके बाप को बिल्कुल भी पसंद न था कि उनकी पोती के साथ कोई भी प्यार से बात करे। वो चाहते थे कि सभी नासरा को खूब जलील करें, क्योंकि इसकी और इसकी माँ की वजह से हमारा बेटा हमसे छिन गया। नासरा अब जवान हो रही थी, और नासरा बहुत ही खूबसूरत और सुलझी हुई थी। घर की सारी जिम्मेदारियां उसने संभाल ली थी। उसकी चच्ची सारा दिन बिस्तर पर बैठी बस हुक्म चलाती, और नासरा बेचारी सारे घर के काम करती। उसके बावजूद उसे तजलील का सामना रहता। चच्ची के बच्चे भी नासरा को नौकरानियों की तरह ट्रीट करते, उससे अपने सारे काम भी करवाते और उसे जलील भी करते, और चच्ची अलग तानों और तशनों से उसके दिल को चीरती रहती। नासरा रात होते ही अपने बिस्तर पर लेट के खूब रोती, अपने माँ बाप को याद करती। उसे बाप हल्का हल्का याद था। जब उसके बाप की वफात हुई थी तब वो 5 साल की थी, और जब माँ की वफात हुई तो वो पूरे 10 साल की थी। उसको अपनी माँ का तो चेहरा खूब याद था, लेकिन बाप का चेहरा थोड़ा थोड़ा याद था। वो अपने बाप को याद करके खूब रोती। उसको अपने बाप की प्यार भरी बातें याद आती कि वो उससे कितना प्यार करते थे। इसी तरह रोते रोते सो जाती, और सुबह एक बार फिर एक ऐसी सुबह का आगाज होता जो कि उसके लिए मजीद तजलील, परेशानियां, दुख, तकलीफें लेकर आता, क्योंकि उसकी चच्ची सारा दिन उससे काम भी करवाती और उस पर जुल्म सितम के पहाड़ भी तोड़े रखती। वो बेचारी उफ न कर पाती। नासरा जब 16 साल की हुई तो उसके दादा और दादी यक्के दीगरे बाद 1 साल में ही इंतकाल कर गए। उसे अपने दादा और दादी से बहुत प्यार तो न था, लेकिन एक उनसियत जरूर थी। उसकी दादी तो तब से फालज का शिकार होकर बिस्तर पर पड़ी थी जब से नासरा के बाप की वफात हुई थी। वो न बोलती थी न चालती थी, और इतने साल बिस्तर पर पड़े रहने के बाद आखिरकार वो अल्लाह को प्यारी हो गई, और उनकी वफात के 7 माह बाद ही उसके दादा भी अल्लाह को प्यारे हो गए। नासरा अपनी दादी की वफात पर तो खूब रोई, लेकिन दादा की वफात पर न जाने उसकी आंख से एक आंसू भी ना गिरा। शायद इसलिए कि उसके दादा ने कभी उससे मोहब्बत की न थी, कभी उससे प्यार से अपने पास न बुलाया था, कभी प्यार के 2 लफ्ज भी न बोले थे। शायद इसी वजह से, क्योंकि हम किसी के मरने पर उसकी वजह से नहीं रोते, हम उसकी बातों को याद करके रोते हैं, हम उनके प्यार को याद करके रोते हैं। अगर किसी शख्स ने आपको सारी जिंदगी इज्जत या प्यार ना दिया हो, तो उसके मरने पर वो बेशक आपका जितना मर्जी करीबी रिश्ता हो, आपको दुख नहीं होगा, ना ही आपकी आंख से आंसू निकलेगा, क्योंकि हम किसी इंसान को उसकी बातों और उसके प्यार या उसके खुलूस को याद करके रोते हैं। यूं नासरा अपने दादा की वफात पर एक आंसू न बहा सकी, क्योंकि उसको रोना बिल्कुल नहीं आ रहा था। उसके दादा की वफात पर उसके काफ़ी रिश्तेदार आए। उनमें से एक दो ने नासरा के रिश्ते की बात की, तो उसकी चची ने फौरन इनकार कर दिया कि नासरा अभी पढ़ रही है। हालांकि नासरा को मैट्रिक के बाद आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं दी थी कि तुम आगे पढ़ लो। नासरा की चच्ची का मकसद था कि इतने अमीर कबीर लोग हैं तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता करूं, नासरा का क्यों करूं। इसलिए फौरन ही अपनी बेटी को पेश कर दिया कि मेरी बेटी ने एफए कर लिया है और मैं इसकी शादी करना चाहती हूँ।
जब उन्होंने देखा कि नासरा के लिए वो नहीं मान रहे तो मजबूरन उन्होंने उनकी बेटी का रिश्ता मांग लिया। यूं चची की बेटी का रिश्ता तय पा गया और उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। नासरा बेचारी सारा दिन घर के काम करती क्योंकि चची बाजार शॉपिंग करने जाती। उन्हीं दिनों नासरा घर में अकेली होती थी क्योंकि दादा दादी वफात पा चुके थे और ताया अपने बच्चों के साथ अब्रॉड में सेट हो गए थे और चचा चची अपने बच्चों को लेके शॉपिंग पर निकल जाते। नासरा सारा दिन घर के काम करती, खाना बना कर रखती। वो जैसे आते खाना खाते और लेट जाते। नासरा बेचारी थक हार कर जब अपने बिस्तर पर जाती तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसके इर्द गिर्द कोई मौजूद है। उसे कभी कभी बहुत शदीद खुशबू आती और कभी बहुत ही ज्यादा बदबू महसूस होती। वो परेशान होती कि ना तो यहाँ पे कोई आया है, फिर ये खुशबू और बदबू कहाँ से आती है। वो इस बात को लेके बहुत परेशान थी और ये पिछले कुछ दिनों से उसके साथ हो रहा था। वो इस बात को लेके काफी परेशान थी लेकिन किसी से बात नहीं कर सकती थी क्योंकि सभी ने उसका मजाक उड़ाना था कि भला ये क्या बात हुई। वो बेचारी आकर सो जाती लेकिन कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता जैसे रात को कोई उसके कमरे में टहल रहा है। वो जल्दी से उठ बैठती और कमरे की लाइट ऑन करती लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद ना होता। और कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसका नाम आहिस्ता आहिस्ता ले रहा है, जैसे कोई उसे बहुत दूर से पुकार रहा है। और वो खौफ से उठकर बैठ जाती लेकिन वहां पर तो कोई भी ना होता। वो इस बात को लेके काफी परेशान थी। वो किसी से इस बात के बारे में जिक्र न कर सकती थी। उन्हीं दिनों उसकी कजन की शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। आखिरकार उसकी कजन की शादी का दिन भी आ पहुंचा। नासरा को अपनी कजन के पुराने कपड़े दिए गए कि ये शादी में पहन लेना। नासरा वो कपड़े लेके अपने कमरे में आकर बहुत रोई कि अब तो मुझे नए कपड़े दिलवा देते कि आखिर शादी में पहनने थे। क्या मेरी जिंदगी यूं ही पुराने कपड़े पहनते गुजर जाएगी। अभी वो इस बात पर रो रही थी कि अचानक उसे आवाज आई, मत रो। नासरा परेशान सी होकर इर्द गिर्द देखने लगी लेकिन वहां पर तो कोई मौजूद न था। अचानक उसकी नजर अपने पलंग पर पड़ी तो वहां बहुत ही खूबसूरत दो जोड़े पड़े हुए थे। वो तो ऐसे लग रहे थे जैसे कहीं परियों के देश से आए हों क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक्स थीं जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से सिली हुई थीं और उनके ऊपर न जाने कौन से कीमती हीरे लगे हुए थे जो इतने ज्यादा चमक रहे थे कि पूरा उसका कमरा जो कि घर का पुराना स्टोर था महल की तरह दिखने लगा क्योंकि उसकी चमक से पूरा स्टोर चमक उठा था। वो परेशान होकर इन कपड़ों को देखने लगी कि ये यहाँ पर कैसे आ गए और वो बहुत ज्यादा डर भी गई थी और वो खौफ से स्टोर से बाहर निकल आई और बाहर निकल के अपनी चच्ची के पास चली गई। और जैसे ही चच्ची को बताना चाहा तो एकदम से नासरा ने खुद से कहा कि चच्ची को कुछ ना बताओ वरना वो तुमसे वो जोड़े भी ले लेंगी। वो जहाँ से भी आए हैं तुम्हारे लिए आए हैं। शायद अल्लाह ताला ने किसी फरिश्ते के हाथ तुम्हारी मदद के लिए भेजे हों। ये सोचते हुए वो वापस अपने कमरे में जाने लगी तो चच्ची कहती, क्या हुआ है, कोई भूत देख लिया है कि आधी रात को मेरे सर पे आ पहुंची। वो बोली, नहीं चच्ची, मैं तो आपकी टांगे दबाने आई थी। तो चच्ची बोली, दबाओ, फिर खड़ी क्यों हो। वो बैठकर अपनी चच्ची की टांगे दबाने लगी। उसे बार बार उन खूबसूरत जोड़ों का ख्याल आ रहा था कि जाने वो कहाँ से आए हैं। फिर उसने सोचा कि अल्लाह ताला ने उसे इनाम के तौर पर दिए होंगे या शायद उसके माँ बाप ने भेजे हों। यही बातें सोचती वो बहुत खुश हो रही थी। चच्ची उसकी तरफ देख के हैरान हुई कि ये इतना मुस्कुरा क्यों रही है। पूछने लगी, क्या हुआ जो इतना मुस्कुरा रही हो। नासरा बात टालते हुए बोली, बस चच्ची शादी के बारे में सोच के खुश हो रही थी कि कितना मजा आएगा। उसकी चच्ची बोली, तुम्हें खाक मजा आएगा, तुमने तो सारे काम ही करने हैं। इंजॉय करने के लिए तुम्हारे पास टाइम छोड़ूंगी तो इंजॉय करोगी ना। ये बात कह के उसकी चच्ची कहका लगाने लगी और वो परेशान सी होकर अपने कमरे में वापस आ गई। उसने डरते डरते अपने कमरे का दरवाजा खोला लेकिन उसके जोड़े वहीं पर मौजूद थे और पूरा कमरा जगमगा रहा था। उसने सोचा कि अगर किसी ने ये कपड़े देख लिए तो एक हंगामा बर्पा हो जाएगा कि ये कहाँ से आए हैं। इसलिए उसने फौरन वो कपड़े उठाए और उन्हें छुपा दिया और अपने बिस्तर पर लेट गई। आज वो बहुत खुश थी। उसने इतने खूबसूरत कपड़े पहले कभी नहीं देखे थे और खुशी से उसे नींद भी नहीं आ रही थी कि अचानक उसे अपने इर्द गिर्द शदीद खुशबू का एहसास हुआ और ऐसा लगा जैसे कोई उसकी गाल को छू रहा है। उसने हैरान होकर इधर उधर देखा लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद मेरा वहम हो और ये कि अगर कोई है भी तो जरूर उसका दोस्त है जो उसकी मदद करता है, उसको कपड़े ला के दिए, उससे प्यार करता है। उसने पुकारा कि कोई है तो मेरे सामने आए। अचानक से कमरे में खुशबू तेज हो गई और एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान उसके सामने खड़ा था। नासरा की उसे देखकर एकदम से चीख निकल गई।
नासरा ने फौरन अपने मुंह पर हाथ रख लिया और फटी आंखों से उसको देखने लगी और पूछा कि तुम कौन हो। तो वो बोला कि मेरा नाम हाकिम है और मैं एक जिनजात हूँ। नासरा ये सुनकर खौफ से थर-थर कांपने लगी। वो कहता, डरो नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। नासरा को कुछ तसल्ली हुई। उसने कहा कि मैं बहुत अरसे से स्टोर में रहता हूँ, तकरीबन 100 साल से, लेकिन जब तुम इस कमरे में आई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा न लगा। मुझे तुम्हारा वजूद बहुत बुरा लगता था क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला रहता था, लेकिन फिर तुम आ गई। लेकिन तुम बहुत ही छोटी और प्यारी थी और तुम सारी सारी रात अपने माँ बाप को याद करके रोती रहती थी। मुझे तुम पर प्यार आने लगा, लेकिन मैं अपने प्यार का इजहार करके तुम्हें खौफजदा नहीं करना चाहता था क्योंकि तुम बहुत छोटी थी। एक तो तुम्हारी चच्ची तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ देती थी, ऊपर से तुम बहुत छोटी थी। अगर मैं उस वक्त तुम्हारे सामने आ जाता तो शायद खौफ से तुम मर जाती, इसलिए मैंने अपने आप को छुपा कर रखा। लेकिन अब जब तुम 16 साल की हो चुकी हो और मेरी बात को समझ सकती हो तो मैंने अपना आप तुम पर जाहिर कर दिया। मैं बहुत पहले तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर था क्योंकि मेरी ताकतें हमारे कबीले के सरदार ने ख़त्म कर दी थी। क्योंकि आज से 250 साल पहले मैंने एक इंसान की मदद की जो मेरे सरदार को न जाने कैसे पता चल गया, तो उसने मुझे फौरन वहाँ बुलाकर मुझे वहाँ पर कैद कर दिया और मेरी सारी ताकतें ख़त्म कर दी। एक दिन मैं किसी की मदद से वहाँ से भागने में कामयाब हो गया और इस जगह आकर छुप गया। अब मैं पिछले 100 साल से यहाँ पर छुपा बैठा हूँ। अगर मैं अपनी कोई भी ताकत इस्तेमाल करता तो मेरे सरदार को पता चल जाता कि मैं कहाँ छुपा हूँ और वो मुझे फौरन पकड़ लेते। लेकिन अब मुझे पता चला है कि मेरे सरदार की पिछले साल ही मौत हो गई है। उसको किसी उससे ज्यादा ताकतवर जिन ने मार दिया है और वो दूसरा सरदार बहुत ही अच्छा और नेक है। उसने मेरी सारी ताकतें मुझे वापस कर दी हैं, इसीलिए अब मैं तुम्हारी मदद करने लगा था। इसी वजह से अब तुम्हें मेरी खुशबू और बदबू का भी एहसास होता था। जब मैं खुश होता हूँ तो तुम्हें खुशबू आती थी, लेकिन जब मैं तुम्हें देख के उदास होता था तो तुम्हें बदबू आती थी, क्योंकि मुझे उस वक्त तुम्हारी चच्ची पर बहुत गुस्सा आता। मेरा दिल करता कि मैं उसकी गर्दन को मरोड़ दूं, लेकिन मैं इस वजह से कुछ ना करता था कि इस तरह तुम्हारी जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाती। सब ये समझते कि शायद उसको तुमने मारा है, क्योंकि सबसे ज्यादा वो बुरा सलूक तुमसे ही करती थी, इसलिए मैं उसको कुछ ना कहता। लेकिन अब मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं तुम्हारी मदद करूं, तुम्हें कोई खुशी दूं। मुझे आज पता चला कि तुम कपड़ों के लिए रो रही थी, क्योंकि तुम्हारी चच्ची ने अपनी बेटी के पुराने कपड़े तुम्हें दिए कि तुम शादी में ये पहनो। तो ये तलिस्मी जोड़े मैंने कोहकाफ से मंगाए हैं, ये वहाँ पे हमारी शहजादियाँ पहनती हैं। उस तरह के जोड़े मैंने तुम्हारे लिए मंगवाए। देखना, जब तुम ये जोड़े पहनोगी तो तुम्हारा हुस्न और भी दुबाला हो जाएगा, क्योंकि तुम पहले भी बहुत ही खूबसूरत हो। ये बात सुन के तो नासरा बहुत खुश हो गई और उसको लगा कि वाकई को इसको साथी मिल गया है। यूं अब वो हर वक्त बहुत खुश रहने लगी, क्योंकि जब भी वो फारिग होती या उदास होती तो वो इसके पास आ जाती और हाकिम से बातें करने लगती। हाकिम भी उससे बातें करके बहुत खुशी महसूस करता। अब उसको अपनी चच्ची से नफरत और डर भी महसूस ना होता, क्योंकि अगर उसकी चच्ची उसको डांटने की कोशिश करती तो हाकिम कुछ ऐसा कर देता जिसकी वजह से उसकी चच्ची फौरन गिर जाती या उसको चोट लग जाती। अब उसकी चच्ची भी उसे डर के मारे कुछ न कहती, क्योंकि उसने भी महसूस किया था कि नासरा को जब वो डांटती है तो उससे कुछ न कुछ मसला हो जाता है। और जब शादी वाले दिन उसने हाकिम के लाए हुए जोड़े पहने तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई परी हो। सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ नासरा पर थीं। कोई दुल्हन को देख भी नहीं रहा था और ना ही सराह रहा था। सब देख रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ नासरा को, और सराह भी खूब रहे थे। एक तो नासरा वैसे भी बहुत खूबसूरत थी, ऊपर से उसने ऐसे जोड़े पहने थे जिसने उसके हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। सभी की निगाहें उसकी तरफ थीं और इस बात पर उसकी चच्ची और उसकी बेटी खूब ताव खा रही थीं कि कोई उसकी बेटी की तारीफ क्यों नहीं कर रहा, हालांकि दुल्हन तो उसकी बेटी है। ये सब नासरा की तारीफ क्यों कर रहे हैं? इस बात को लेके वो नासरा को बार बार आंखें दिखा रही थी कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, लेकिन नासरा आज बेखौफ अपने आप में मगन यहाँ से वहाँ आ जा रही थी और सभी उसको ऐसे देख रहे थे जैसे कि ये किसी मुल्क की रियासत की शहजादी हो। और हाकिम भी उसकी तारीफ कर रहा था। हाकिम भी वहाँ पर मौजूद था, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहा था। वो बार बार नासरा के कान में सरगोशी करता कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, और नासरा हाकिम की तारीफ सुन के और खुश हो जाती, क्योंकि हाकिम उसकी जिंदगी में बहुत अहम किरदार बन चुका था। अब उसको ऐसे लगने लगा जैसे वो हाकिम के बगैर अब जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि हाकिम उसके सामने बहुत खूबसूरत नौजवान बनकर आता, जिसको देख के नासरा के दिल की धड़कनें बेतरतीब हो जाती।
अब नासरा घर के काम भी मिनटों में निपटा लेती, क्योंकि हाकिम अपने जादू से उसकी मदद करता। उसकी चची उसको इतने भारी भारी काम देती, जानबूझ के उसको तंग करती, लेकिन हाकिम 1 मिनट में चुटकी बजाते वो सारे काम कर देता। ये बात अब उसकी चची ने भी नोट करना शुरू कर दी थी। अब वो अक्सर उसके कमरे में बिना बताए आ जाती, ताकि देख सके कि ऐसी कौन सी ताकत है जो नासरा को मिल गई है, जिसकी वजह से वो अपने आप को हवाओं में उड़ता महसूस करती है। एक दिन नासरा से किचन में कुछ बर्तन टूट गए, जो कि अगर टूट जाते तो उसकी चची उसे खूब मारती। आज भी उसने ऐसा ही किया और नासरा को मारना शुरू कर दिया कि अचानक हाकिम वहां पर आया और उसकी चची हवा में उड़ने लगी। उसकी चची चीखों पुकार करने लगी कि मुझे नीचे उतारो, कौन है यहाँ? लेकिन उसे हाकिम नजर नहीं आ रहा था और वो हवा में उड़ रही थी। वहीं पर उसका चचा और उसका बेटा भी आ गए। वो भी ये देखकर खौफजदा हो गए और कहने लगे कि ये सब क्या है। नासरा ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। उसकी चची कहती कि इसी ने कोई जादू किया है, ये जादूगरनी है। मैं जब भी उससे कोई बात करती हूँ या इसे डांटती हूँ तो फौरन मेरे साथ ऐसा ही कुछ होने लगता है। उसके चचा ने नासरा को डांटा और कहा कि फौरन इसे नीचे उतारो। नासरा ने हाकिम की तरफ देखा तो हाकिम ने उसकी चच्ची को नीचे उतार दिया। वो जैसे ही नीचे आई, खौफजदा सी अपने कमरे की तरफ भाग गई। उसके चचा ने आगे बढ़कर नासरा को एक थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन फिर कुछ सोचकर वहां से चले गए। वो भी शुरू दिन से नासरा के साथ कुछ खास अच्छा सलूक न करते थे। अगर उसकी चच्ची की तरह उसे मारते न थे, लेकिन उससे ना तो बात करते थे और ना ही कभी प्यार से अपने पास बुलाया था। उसको आज बहुत रोना आ रहा था कि अगर उसके माँ बाप जिंदा होते तो उसके साथ ये सलूक ना होता। हाकिम भी उसको देखकर उदास हो गया। अब उसकी चच्ची उससे खौफजदा रहने लगी। उसको महसूस हो गया था कि नासरा के साथ जरूर कोई ताकत है जो इसकी मदद करती है। एक दिन नासरा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसको बहुत ज्यादा उल्टियां आ रही थीं और चक्कर भी आ रहे थे। उसकी चच्ची को कुछ दाल में काला लगा। उसने मोहल्ले की दाई को बुलाया तो दाई ने नासरा को देखते ही कहा कि ये तो माँ बनने वाली है। दाई ने ये बात पूरे मोहल्ले में फैला दी कि उनकी बेटी बगैर शादी के माँ बनने वाली है। नासरा भी ये बात सुनकर परेशान हो गई और फौरन अपने स्टोर में आ गई। तो हाकिम कहता कि ये मेरा बच्चा है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा, अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। वहां पर हम जिंदगी गुजारेंगे। वो हाकिम अभी उससे बातें कर रहा था कि एकदम से उसकी चच्ची उसके कमरे में आई और उसको बातें करते देख लिया। उसको हाकिम तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी चच्ची को मालूम हो गया कि जरूर कोई है जो इससे बातें करता है। उसकी चच्ची ने कहा कि बदचलन, हमें मोहल्ले में बदनाम कर दिया। अब तुम्हारा यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं। दफा हो जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसने नासरा को बालों से पकड़ा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन नासरा आज रोई नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि अब वो अकेली नहीं है और उसे इस बात का भी पता था कि हाकिम उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। हाकिम उसे लेकर अपनी दुनिया में आ गया। अब नासरा उसके साथ उसकी तिलिस्मी दुनिया में रहने लगी। अब वहां पर कोई उससे बुरा सलूक न करता। नासरा ने एक बहुत ही खूबसूरत जिनजादे को जन्म दिया, जो कि बेहद खूबसूरत था, अपने बाप की तरह। नासरा बहुत खुश थी कि हाकिम उसका बहुत ख्याल रखता, कि हाकिम उससे बहुत प्यार करता। हाकिम ने उससे बताया कि जब तुम बहुत उदास रहती थी तो एक दिन तुम्हें सोते में मैं अपने तिलिस्मी दुनिया में ले आया और यहाँ पर आकर तुमसे निकाह कर लिया और फिर तुम्हें वहां पर छोड़ दिया। तुम्हें पता ही न चला कि कब तुम्हारा निकाह हो गया। उसके बाद ही मैंने खुद को तुम पर जाहिर किया था। उसके बाद ही तुम मुझे देखने लगी थी, क्योंकि मेरा तुमसे निकाह हो चुका था। अब मैं तुमसे मजीद छुप कर नहीं रह सकता था। हाकिम और वो इस तिलिस्मी दुनिया में बहुत खुश रहते और उनका बच्चा बहुत ही प्यारा था। नासरा अक्सर सोचती कि इंसान अगर एतबार के काबिल ना हो तो कभी कभी ये दूसरी मखलूक भी हमारा एतबार हासिल कर लेते हैं और हमें वो खुशियां दे देते हैं जिन पे हमारा हक होता है और जिनके लिए हम सारी जिंदगी तरसे हुए हैं। मैं सबसे ज्यादा प्यार, मोहब्बत और अपनों के लिए तरसी थी, जो यहाँ हाकिम के पास आकर मुझे सब कुछ मिल गया था। हाकिम मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखता तो कभी कभी तो मुझे लगता कि शायद मैं कोई मलका हूँ और हाकिम मेरा गुलाम है। इस तरह मैं अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगी। आज भी मुझे चच्ची अक्सर याद आती है। उनके वो जुल्म, उनकी वो बातें याद आती हैं तो मैं हाकिम के साथ छुपकर जाकर उनको देखाती हूँ। मेरी चच्ची अब फालिज के मरीजा हैं और चारपाई पर पड़ी हैं। उनकी बहू उन पर वो जुल्म करती है जो देखे नहीं जाते। मुझे बहुत तरस आता है, लेकिन हाकिम मुझे कहता है कि तुम्हें इस पर तरस खाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसने तुमसे तुम्हारा बचपन छीन लिया। वो बचपन जो माँ बाप के बगैर ही उदास था, इसने उसे मजीद उदास बना दिया।
تو میری بہنوں، امید ہے کہ آپ کو میری آج کی کہانی بھی اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے آپ میرے چینل پر آتے رہیں۔ اگلی بہت ہی اچھی کہانی تک اللہ حافظ۔